बरेली के उपद्रवियों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। मौलाना तौकीर शायद भूल गया था कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां पर कानून का शासन है और उसी कानून के तहत सीएम योगी ने सुबह 10 बजे मौलाना को अल्टीमेटम दिया था और 2 बजे तौकीर रजा सलाखों के पीछे पहुंच गया, वो भी महज 4 घंटे के अंदर। सुबह करीब 10 बजे सीएम योगी ने मौलाना की भड़काऊ तकरीर को लेकर बयान दिया था, एक्शन लेने की बात कही थी और दोपहर 2 बजे नफरती मौलाना सलाखों के पीछे पहुंच गया। जो इस घटना में शामिल थे 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा। दरअसल मौलाना तौकीर रजा उपद्रव के बाद हिरासत से ही उपद्रवियों को मुबारकबाद दे रहा था, साथ ही खुद को अतीक अशरफ की तरह गोली मारने की बात कह रहा था। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। उस नफरती तौकीर को सीएम योगी ने अल्टीमेटम दे दिया था। इधर सीएम योगी बोल रहे थे और उधर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी ने कानून से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाकर बता दिया है कि यूपी में ना कर्फ्यू लगेगा, न दंगा चलेगा, यूपी में सब चंगा रहेगा। यूपी को उपद्रव की आग में झुलसाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन सीएम योगी और योगी फोर्स की मुस्तैदी की वजह से आपको बता दें कुछ ही घंटों में यहां हालात पर काबू पा लिया गया। साथ ही ऐसे लोगों को सीएम योगी ने हिदायत दी कि ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। कार्रवाई ऐसी कि 7 पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी और ये बातें सीएम योगी ने उन उपद्रवियों के लिए कही जो कि बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे। बरेली में जिस तरह से दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, बड़े बड़े पत्थर चलाए जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उसका एक वीडियो सीएम योगी ने देखा है। कैसे पुलिस उपद्रवियों को समझा रही है, लेकिन उपद्रवी भीड़ सुनने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे के बाद सीएम ने खाकी को फ्री हैंड दे दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर का मुद्दा बनाकर चिंगारी को शोला बनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन सीएम योगी ने देर रात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग की और इस मीटिंग में एक्शन का ऑर्डर दिया। उसके बाद बरेली में योगी की अश्वमेध सेना उतर गई, तो वहीं बरेली में इंटरनेट सेवा अब बंद कर दी गई है। और ये योगी की वही अश्वमेध सेना है जो बरेली की सड़कों पर देर रात गश्त करती दिखी। घोड़े पर सवार होकर एसएसपी अनुराग आर्य और दूसरे पुलिसकर्मियों ने पूरे बरेली में छिपे हुए उपद्रवियों को मैसेज दे दिया कि माहौल बिगाड़ा तो भूत उतार दिया जाएगा। और सड़कों पर अश्वमेध सेना उतरने के पीछे की वजह सीएम योगी की ये मीटिंग है जो उन्होंने बरेली में उपजे उपद्रव के बाद ली थी, जिसमें अधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मियों को साफ कहा कि एक्शन ऐसा हो जो याद रहे। इसी का असर है कि बरेली में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट हो चुके हैं। 5 अलग अलग थानों में सैकड़ों एफआईआर हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनाती की गई है, जिसमें 5 एसपी, 13 सीओ, 900 दारोगा शामिल हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। सीएम योगी उपद्रवियों की गर्मी शांत करने का ऑर्डर दे चुके हैं। एक्शन शुरू हो चुका है और जिस जगह कल इस वक्त पत्थरबाज नजर आ रहे थे, वहां पूरी तरह शांति है। यानी बरेली अब योगी की अश्वमेध सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है। और देखिए, बरेली की ही तरह बाराबंकी को भी महज एक पोस्टर के लिए, उसकी नुमाइश के लिए समुदाय विशेष ने सुलगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन समय रहते यूपी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। यहां भी मोहम्मद के प्रति अपने प्यार के इजहार वाला पोस्टर रात के अंधेरे में लगा दिया गया था, जिसे गांव के चौकीदार ने उतार दिया। फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या में लोग उस परिवार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा पहुंचे और जमकर बवाल किया। बैनर उतारने का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद है। ये बात सामने आते ही मुस्लिम समाज आक्रोशित हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे और चौराहे पर पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि जिस शख्स ने बैनर उतारा था उसके घर में जमकर तोड़ फोड़ की।
पैनट खाते सारा सामान जो हमारे रखे रहते बड़े पाव बटोर ले गए, कुछ नहीं रहती नहीं। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का फैजुल्लागंज गांव में देर रात तक हो रहे इस बवाल के बीच हिंदू पक्ष के लोग भी इकट्ठा हो गए और मामला बेहद तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और गांव को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसी अनजानी आशंका की डर से गांव को एहतियातन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अब बात कासगंज की, जहां पर आई लव मोहम्मद का बैनर हटाने को लेकर मुस्लिम समाज के लोग ही आपस में भिड़ गए। पूरा इलाका यहां रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात को काबू में करने के लिए यहां पुलिस के भी पसीने छूटते नजर आए और भीड़ में इकट्ठा लोग नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। कोई कुछ समझ पाता, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला, लोगों से बात की। पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। देखिए कैसे पुलिस के जवान गलियों में गश्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर मुस्लिम समाज के लोग ही आमने सामने आ गए। एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो दो पक्षों में विवाद हुआ। शुक्रवार की शाम को आई लव मोहम्मद बैनर को हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। बैनर लगाने की अनुमति के बाद लोग शांत हुए, लेकिन मामला शांत होने के बाद पुलिस ने सबकी सहमति से बैनर को दोबारा हटवा दिया। विवाद के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है। उत्तर प्रदेश में जारी पोस्टर वॉर में अब एक नया मोड़ आ गया है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव जैसे पोस्टरों को लेकर जारी विवाद के ही बीच अब लखनऊ में आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे मिले। तो वहीं सीएम योगी ने भी बताया कि किन किन लोगों के लिए बुलडोजर हमेशा तैयार है। और लखनऊ में लगे इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर है। लिखा है आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर। इस पोस्टर को बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगाया गया है। कहीं न कहीं एक मैसेज देने का काम है कि जो भी सड़कों पर उतरेगा, उपद्रव करेगा और किसी तरीके का कानून को हाथ में लेगा तो उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तैयार है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे नारे वाले पोस्टर को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच आई लव योगी के पोस्टर लगाने से सियासत नई सिरे से उमड़ पड़ी है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बुलडोजर किनके लिए है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर के सामने आएगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। बरेली छावनी में तब्दील हो चुकी है। पुलिस का यहां पर ऐसा पहरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और ये सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में योगी फोर्स इस सड़क पर उतर आई है, जो कि बता रहा है कि दंगाई और उपद्रवी बच नहीं पाएंगे। इसलिए आगरा, लखनऊ, कासगंज, एटा, अमरोहा, लखीमपुर खीरी की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दी। एटा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जवान सड़कों पर मुस्तैद हैं, तो आसमान में उड़ता ड्रोन हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्ध घरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पैदल मार्च के साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। शरारती तत्वों के लिए ये सख्त है, पहले भी हमने सख्त कार्रवाई की है। अमरोहा की गलियों में योगी फोर्स ने संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग के लिए अभियान छेड़ रखा है, ताकि आई लव मोहम्मद पोस्टर के नाम पर जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसे हवा ना मिल सके। बरेली में फैली हिंसा के बाद लखीमपुर खीरी में भी वैसे ही तस्वीर है। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है तो डायरेक्ट चेतावनी भी दी है कि उपद्रवी ये ना भूले कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग वैसे ही की जाती है जैसा उपद्रवी उपद्रव मचाते हैं। गोरखपुर के नीट छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात पशु तस्कर जुबैर अहमद मिट्टी में मिल चुका है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ साथ जुबैर का नेटवर्क यूपी से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। यूपी एसटीएफ ने देर रात उसे एनकाउंटर में मार गिराया। जुबैर उर्फ कालिया पर हत्या सहित अलग अलग थानों में 16 से 17 मामले दर्ज हैं। जुबैर ने गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या की थी। तब से पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी।
योगी फोर्स की कार्रवाई से मृतक दीपक के परिजन संतुष्ट हैं और उन्होंने सीएम योगी का आभार जताया। मुख्यमंत्री जो वादा किए हैं दिखाई दे रहा है। जितने भी बचे हैं चाह रहे मुख्यमंत्री जी से तो उनको भी खोज के उनको भी जान से मार दिया जाए। शुक्रवार रात चेकिंग के दौरान रामपुर पुलिस और गोक्ष बदमाश जुबैर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जुबैर गोली लगने से घायल हो गया था और उसका साथी फरार हो गया। इसके बाद घायल बदमाश जुबैर उर्फ कालिया को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जुबैर से एक पिस्तौल, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 10 सदस्यीय ये पूरी की पूरी टीम है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और गहन जांच के लिए आपको बता दें, देखिए बरेली हिंसा पर अब 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली हिंसा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। साथ ही बरेली में इंटरनेट सेवा भी बाधित है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यूपी के चर्चित एसपी अनुज चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। संभल से ट्रांसफर के बाद योगी के सिंघम ने अपना पहला एनकाउंटर किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए क्राइम सीन पर मौजूद योगी फोर्स की टीम कैसे सीना ताने खड़ी है। मौके पर योगी के सिंघम यानी एसपी अनुज चौधरी के साथ मिशन शक्ति की टीम भी मौजूद है। एनकाउंटर के बाद एसपी अनुज चौधरी ने बताया कि शनिवार तड़के सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि पोस्को एक्ट में फरार आरोपी ताज मोहम्मद को देखा गया है, जिसके बाद योगी की मिशन शक्ति के साथ पुलिस टीम ने आरोपी ताज मोहम्मद तलाश शुरू की और जब उसे रुकने का इशारा किया तो शातिर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। हमारे यहाँ पोस्को एक्ट का जो एक ताज मोहम्मद नाम का व्यक्ति था जो वांछित था, उसकी तलाश में हमारे मिशन शक्ति टीम, थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी उसकी गिरफ्तारी हेतु लगे हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी ताज मोहम्मद घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा से सुर्खियों में आए एएसपी अनुज चौधरी का ट्रांसफर के बाद ये पहला एनकाउंटर है। बात पाकिस्तान की, जो कि भारत से हर मोर्चे पर जगह जगह पिटते जा रहा है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर झूठ परोसा, जिसका भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने करारा जवाब दिया है। और पाकिस्तानी अपने हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमकर झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ जीत का दावा तक कर डाला। यूएनजीए में भारत की बेटी और राजनयिक पटेल गहलोत ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। भारत की ओर से पटेल गहलोत ने आतंकवाद पर मजबूती से भारत का पक्ष रखा और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है। यूएनजीए में उसके पीएम ने झूठ बोला, तथ्य को छिपाया, लेकिन भारत सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त कभी नहीं करेगा और उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उस समय सकपका गए जब एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सीमा पार आतंकवाद को लेकर सवाल पूछ लिया। भारतीय पत्रकार के सवाल पर शहबाज शरीफ को कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा था और वो और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुपके से निकल लिए। यूएन में भाषण देने के लिए जा रहे शहबाज शरीफ से एएनआई ने आतंकवाद पर सवाल कर दिया। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के चौथे दिन के भाषणों में शामिल होने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते ही एएनआई पत्रकार ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पूछा, आप सीमा पार आतंकवाद कब रोकेंगे? प्राइम मिनिस्टर शरीफ, when are you going to stop cross border terrorism? सवाल सुनकर शरीफ सकपका गए। फिर थोड़ी देर में शरीफ ने कहा, एएनआई ने उन पर और दबाव डालते हुए कहा, India is defeating you, Pakistan Prime Minister. शहबाज शरीफ ने एएनआई की इस टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए चुपचाप चले गए। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने अपनी कमर कस ली है। एनडीए को दोबारा से सत्ता में बिठाने के लिए अमित शाह ने पटना में एक बड़ी बैठक की, जिसमें विशेष रूप से दूसरे राज्यों के भाजपाई सांसद और विधायक मौजूद रहे। अमित शाह की टीम ने ये सदस्य, आपको बता दें, सिर्फ जो स्ट्रैटेजी है उसी को बनाने में माहिर नहीं है, बल्कि बिहार से होने के बावजूद अपनी राजनीतिक जमीन उन्होंने दूसरे राज्यों में भी बनाई है। जिनके साथ अमित शाह ने पटना में एक विशेष बैठक की, जिसमें बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
बैठक में 12 राज्यों से आए 45 सांसद और 45 विधायक शामिल हुए। ये सभी राजनीतिक रूप से बेहद कुशल और वोटर से बेहतर कनेक्शन रखने वाले नेता हैं। अमित शाह की स्पेशल फोर्टिफाइड टीम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं जम्मू कश्मीर के सांसद विधायक शामिल हैं। इसलिए इस बैठक को नाम दिया गया था प्रवासी प्रभारी बैठक। पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक में इन प्रवासी जनप्रतिनिधियों को विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व सौंप दिया गया। बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार रोजगार के अपने वादे को पूरा करने में जुटी हुई है। आलम यह है कि बीते दिनों सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद यहां पर बीपीएससी में आवेदन के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। क्योंकि मामला सरकारी नौकरी का है, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आ गए हैं। इस नौकरी को पाने का जुनून बिहार के छात्रों में ऐसा दिखा कि बीपीएससी का साइट कई बार क्रैश हुआ। छात्र आखिरी तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आलम यह है कि आवेदन करने की आखिरी तिथि जो 26 सितंबर थी, उस दिन भी 1 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हुए, जिसकी जानकारी खुद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एक्स हैंडल से दिया है। बीपीएससी की ओर से कराई जा रही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 27 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 26 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। भर्ती परीक्षा के लिए 935 पदों पर 9,70,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की बड़ी वजह है परीक्षा फीस, जो महज 100 रुपए रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसको लेकर सभी पार्टियां प्रचार के मोड में नजर आ रही हैं। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में जब आरजेडी विधायक लोगों के बीच पहुंचे तो जनता ने विधायक जी की ही क्लास लगा दी और गांव में विकास न करने को लेकर ग्रामीण भड़क गए। नेताजी जो आरजेडी के प्रचार के लिए गए थे, उल्टे पैर लौटने पर मजबूर हो गए। दरअसल उजियारपुर से आरजेडी के विधायक आलोक मेहता, जो मंत्री भी रह चुके हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, लोगों ने उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया और जमकर खरी खोटी भी सुनाई और नेताजी अपनी कार में बैठकर वापस चल दिए। और अब आपको राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो रोड रेज बसों का अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, जिससे कर्मचारी हड़बड़ा गए। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बस कंडक्टर ने उनके पैर ही पकड़ लिए। दरअसल डिप्टी सीएम बैरवा बस मनमानी की हकीकत जानने के लिए चढ़े थे, लेकिन बस कंडक्टर ने उन्हें नहीं पहचाना। काफी देर तक बस कंडक्टर उन्हें देखता रहा। तब किसी ने कहा कि ये डिप्टी सीएम है, जिसके बाद बस कंडक्टर डिप्टी सीएम बैरवा के पैर पड़ने लगा। मुख्यमंत्री जी है, डिप्टी सीएम साहब, बताइए आप नहीं बताओ। टोंक के बस स्टैंड और बसों में मनमानी की शिकायत मिल रही थी। इसी के बाद डिप्टी सीएम बैरवा निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और उनके आने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। इसी दौरान ये वाकया भी सामने आया। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में नाबालिग छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही यहां मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और जांच की शुरुआत कर दी और साथ ही 7 नाबालिग आरोपी को हिरासत में पुलिस ले गई है। ये घटना उस समय हुई जब स्कूल में एग्जाम चल रहा था। परीक्षा देकर जैसे ही छात्र बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने छात्र को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। अस्पताल ले जाने पर घायल व्योम की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक 15 साल के बच्चे की स्कूल के गेट के बाहर ही पीट कर हत्या कर दी गई। छात्र के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। परिवार का आरोप है कि इसमें स्कूल की बड़ी लापरवाही है। बच्चा पता पेपर दे के निकला तो बच्चे पता नहीं पहले से 10-12 लड़के थे, लड़के मेरे मारने लग गए। गार्ड बाहर आया। लोगों का कहना है कि इसमें बाहरी बच्चों का भी हाथ है। जिन बच्चों ने व्योम की हत्या की वो भी बच्चे नाबालिग थे, स्कूल के बच्चे थे। साथ ही कुछ बच्चों को बाहर से बुलाया गया था। दिल्ली में नाबालिग की हत्या का ये कोई पहले मामला नहीं है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और देखिए, एक और पूरे देश में मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर आग लगी हुई है। दूसरी तरफ धर्मांतरण की आग ने हरियाणा के पलवल को सुलगा दिया है, जहां पर एक मौलाना ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया और धर्म परिवर्तन करने की पूरी तैयारी में था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है।
जिसने इसी मस्जिद में पीड़ित लड़की को बंधक बना रखा था और धर्मांतरण की तैयारी भी कर ली थी। मौलाना ने नाबालिग का तिलक मिटाया, कलावा भी काट दिया, लेकिन इसी बीच लड़की ने मौका पाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जुट गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने मौलाना को भीड़ से बचाया और लड़की को बरामद कर लिया। जो दूसरी कम्युनिटी है की, उनकी मस्जिद में वो है, इस तरह की सूचना मिली थी, जो सूचना के आधार पर लड़की को सुरक्षित हम अपना लेके आ चुके हैं। अब लोग मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। बेटी के लिए बताओ कौन सी जगह है? ऐसे दरिंदे हमारे पड़ोस में, मेरे गांव में आसपास है, तो हम बेटी को कहां से बचा लेंगे? इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, इसीलिए यहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मिशनरी स्कूल में नवरात्र पर्व पर तिलक मिटाने के मामले को लेकर जमकर बवाल हो गया है। छात्र का तिलक मिटाने को लेकर एलएफएस स्कूल में विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में प्रिंसिपल ने यहां पर माफी मांग करके विवाद को शांत कराया और छात्र को खुद अपने हाथों से तिलक लगाया। स्कूल प्रिंसिपल विंशी छात्र को फिर से तिलक लगाकर माफी भी मांगी। हिंदू संगठनों ने घटना को हिंदू आस्था और परंपरा के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल शुक्रवार को लिटिल फ्लावर मिशनरी स्कूल में उस समय विवाद हो गया जब स्कूल प्राचार्य ने छात्रों को कथित रूप से तिलक मिटाने और हाथ में कलेवा न पहनने के लिए कहा। हिंदू संगठनों, सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल का घेराव किया और प्रदर्शनी पर विरोध जताया। विरोध को बढ़ता देख प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को समझाया और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद खुद छात्र को तिलक लगाकर प्रिंसिपल विंशी ने विवाद को शांत किया। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर कपल गरबा नाइट प्रोग्राम में जमकर बवाल हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों ने यहां पर अश्लीलता परोसने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं बवाल के बाद कार्यक्रम को रोक दिया गया और देखते ही देखते कपल गरबा नाइट प्रोग्राम में बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। आयोजकों पर कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगाने लगे, जिसके बाद कार्यक्रम को रोक दिया गया। ये हिंदू समाज के सारे पदाधिकारी हैं। आयोजकों और हिंदू जागरण मंच के लोगों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। ये हिंदू समाज के सारे पदाधिकारी हैं। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि इस कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं ली गई। इसके बाद गरबा के नाम पर कपल को इकट्ठा किया गया। गरबा के नाम पर फूहड़ गानों पर नाच गाना हो रहा था। हालांकि बवाल के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और चेतावनी दी गई कि धार्मिक आयोजन के नाम पर किसी को भी अश्लीलता परोसने की इजाजत नहीं होगी। मिशन शक्ति हो या फिर दंगाइयों पर सख्ती या फिर ऑपरेशन लंगड़ा, यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ अपने एक्शन को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहती है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस अपनी उसी ताकत का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर अपराधियों के होश भी उड़ गए होंगे। यूपी पुलिस के पास मौजूद इन अत्याधुनिक हथियारों के पीछे सोच है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जो अपराधियों पर नकेल कसने में अपनी फोर्स को कहीं से भी कमतर नहीं देखना चाहते। सीएम योगी हर साल दशहरे पर शस्त्र पूजन करते रहे हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में चल रहे ट्रेड शो में उनकी फोर्स दशहरा से पहले ही उन शस्त्रों का प्रदर्शन कर रही है। ये वही हथियार हैं जो बड़े मौकों यूपी पुलिस इस्तेमाल करती है, खास तौर पर यूपीएसटीएफ। लेकिन ट्रेड शो में इन्हें करीब से देखने और जानने का मौका मिल रहा है। पुलिस वाले दर्शकों को इसकी पूरी जानकारी देते नजर आ रहे हैं। अपने पवेलियन पर यूपी पुलिस साइबर क्राइम से लेकर किसी भी तरह के क्राइम होने की सूरत में क्या करे, ये जानकारी भी लोगों को दे रही है। ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच के गांव में भेड़िए का आतंक लगातार कायम है। गांव वाले अपने बच्चों की चिंता में यहां रत जगह कर रहे हैं। मासूमों को भेड़ियों से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे के साथ साथ कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। जी न्यूज ने भेड़ियों के आतंक वाले गांव का दौरा किया तो हमें वहां की खौफनाक तस्वीरें दिखी। और बहराइच के गांव में भेड़िए का खौफ इतना बढ़ गया कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। भेड़िए के खूनी पंजों के निशान जमीन पर हैं और ये निशान खौफ पैदा कर रहे हैं। आलम यह है कि लोगों ने घरों के पास मचान बना लिया और अपने बच्चों को इन्हीं मचान पर सुरक्षित रख रहे हैं। भेड़िया जो है वो बच्चों पर अटैक न कर सके और जो बच्चे हैं उनको मचान पर ही जो है रखा जा रहा है। भेड़िए बच्चों की जिंदगी नहीं ले रहे, उन्हें स्कूल जाने से भी रोक रहे हैं। माँ बाप में इतना खौफ है कि कई ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। कुछ लोगों ने घरों में मचान के साथ नेट लगा दिए। किसान हाथ में हथियार लेकर जा रखे हैं। तस्वीरें बता रखी हैं, यहाँ हर कोई खौफ में है। लगातार हमले कर रहा है भेड़िया।
अभी तक 10-12 बच्चों पे हमला कर चुका है, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। 4 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बहराइच में भेड़िया आए दिन हमले कर रहा है। परेशानी इस वजह से बढ़ गई है कि भेड़ियों के हमले का तरीका बदल गया है। अब ये खूंखार दिन के समय खुले स्थानों पर हमला कर रहे हैं, पहले ऐसा कम होता था। और देखिए, भेड़ियों की वजह से बहराइच के कैसरगंज इलाके में इस वक्त खौफ का माहौल है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। गांव वाले, पुलिस और वन विभाग की टीम दिन रात यहां भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है। तो वहीं 7 किलोमीटर के दायरे में 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और दिन रात ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। और बहराइच में लोगों ने एक बार फिर पारंपरिक हथियारों को निकाल लिया है। किसी के हाथ में हंसुआ है तो किसी के हाथ में भाला, कोई लाठी लेकर चल रहा है। बस भेड़िया दिखे और उसे पकड़ लेना है। इसके लिए खेतों में पिंजरे भी लगाए गए हैं। इस इलाके में ये बताया जा रहा है कि भेड़िया लगातार कई हमले कर चुका है और इसी वजह से इस खेत में ये पिंजरा जो है लगाया गया है। भेड़ियों के खौफ के कारण पहरा कड़ा कर दिया गया है। खेत में, झाड़ियों में हर तरफ भेड़ियों की तलाश हो रही है। वन विभाग की टीम गांव-गांव भेड़ियों की तलाश कर रही है। इसके लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। ये जो ड्रोन है उससे ये जो है ये नजर रखी जा रही है और बाकायदा इसका जो तमाम जो फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। भेड़ियों का आतंक कैसरगंज में 7 किलोमीटर के दायरे में ज्यादा है। इन इलाकों में 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पेड़ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन्हीं कैमरों के जरिए भी रात दिन निगरानी रखी जा रही है। इन इलाकों में भेड़ियों के कारण हर कोई खौफ में है। यही कारण है सीसीटीवी, ड्रोन, पिंजरा सब लगा दिया गया है ताकि भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले के भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई यहां पर सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर से सीएम योगी ने प्रभावित इलाके को देखा। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिया है। साथ ही सीएम ने प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें तत्काल मदद भी दी। इस साल भेड़ियों के हमले में 4 बच्चों की जान जा चुकी है। सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लिया है और वो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की जो टीम है उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में है। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि भेड़िया पकड़ा जाए या फिर मारा जाए ताकि लोगों को आतंक से यहां मुक्ति मिल सके। वहीं यूपी में एक बार फिर से आसमान से आई दहशत ने लोगों की नींद ही उड़ा दी है। कुशीनगर और जौनपुर में रहस्यमयी ड्रोन उड़ने की वजह से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। रात करीब 10 बजे शुरू हुई हलचल आधी रात तक जारी रही। आसमान में ड्रोन देखकर लोग खौफ में रात भर जागते रहे। तस्वीरें कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरोना गांव से सामने आई हैं, जहां ग्रामीणों को एक ड्रोन नीचे गिरा हुआ भी मिला। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया। फिलहाल जांच की जा रही है कि ये ड्रोन आखिर कहां से आए और क्यों उड़ाए गए। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक डायल 112 की गाड़ियों को गश्त पर तैनात कर दिया है। फिलहाल रहस्यमयी ड्रोन का राज अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आसमान से आई इस दहशत ने ग्रामीणों की नींद जरूर उड़ा दी है। गुरुग्राम में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट नंबर 9 पर एक तेज रफ्तार थार अचानक से ही डिवाइडर से यहां टकरा गई। दिल दहलाने देने वाली इस घटना में आपको बता दें, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 लोगों की यहां पर मौत की जानकारी है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये वही गाड़ी है जिसमें ये कुल 6 युवक युवती सवार थे और दिल्ली की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी। यूपी नंबर की काले रंग की थार में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से 3 युवक और 3 युवतियां हैं। हादसे में 2 युवक और 3 युवतियों की मौत हो गई। मृतकों में 3 लोग यूपी के रहने वाले थे और हादसे में जान गंवाने वाली एक युवती की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा के रूप में की गई, जो कि लॉ की स्टूडेंट है। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जाँच में पता लगा कि कार सवार सभी दोस्त थे और नाइट क्लब से पार्टी करके लौट रहे थे। हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि मृतकों के चेहरों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। यहां तक कि नवरात्रि पर भी प्रशासन का पीला पंजा भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर यहां लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में देवभूमि द्वारका में सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है। कल्याणपुर के जलाल शाह पीर की दरगाह के पास जैसे ही प्रशासन की टीम पहुंची, अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
इसके बाद पल भर में दरगाह से लगते सरकारी जमीन पर बनाए गए निर्माण को जमींदोज किया गया। यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने करीबन 13,476 वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा किया। इस जमीन पर कंपाउंड हॉल, डाइनिंग हॉल और 7 कमरों समेत एक लंबा चौड़ा निर्माण करवा लिया गया था, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने जांच पड़ताल के बाद जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया और अब प्रशासन ने कार्रवाई भी कर दी। और अब खबर राजस्थान के उदयपुर से, जहां पर 50 से अधिक बदमाशों ने नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर धावा बोल दिया। जेसीबी से बिल्डिंग की यहां दीवारें तोड़ दी गई। पुलिस पहुंची तो एक जेसीबी लेकर बदमाश फरार हो गए और एक जेसीबी को बदमाश नहीं ले जा सके। पुलिस ने इस जेसीबी को जब्त कर लिया है। बदमाशों ने जेसीबी से अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की दीवार और डायरेक्टर के कार्यालय को तोड़ दिया। डायरेक्टर मयंक कोठारी के दफ्तर में डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। 50 से ज्यादा बदमाशों ने 2 जेसीबी के साथ अचानक नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते इंस्टीट्यूट की दीवारें तोड़ दी। संचालक ने जब पुलिस को सूचना दी, तब तक बदमाश काफी तोड़ फोड़ कर चुके थे। पुलिस ने एक जेसीबी को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरह से चंद मिनटों में जेसीबी से बदमाशों ने नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग गिराने की कोशिश की, वो उदयपुर के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है प्रिंस खान, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने यहां पर काफी प्रयास किया, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि प्रिंस दुबई जा चुका है और वहीं से अपना गैंग लगातार चला रहा है, जिसके बाद अब पुलिस ने उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने उसके करीबी और कुख्यात गुर्गे अदनान उर्फ अंडा पर कानूनी डंडा चलाया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने वासेपुर में अदनान के घर पहुंची और उसकी संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कुर्की की कार्रवाई घंटों चली। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी इलाके में मौजूद थे, क्योंकि आशंका इस बात की थी कि कहीं इस कार्रवाई से बौखलाया अदनान पुलिस पर ही हमला न कर दे। हालांकि पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए दरवाजे को तोड़ा गया। पंजाब के लुधियाना में आवारा डॉग्स का आतंक बढ़ते जा रहा है। आलम यह है कि डॉग्स ने 2 दिनों के अंदर 20 से 25 लोगों को यहां अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद इलाके के लोगों ने डॉग्स को पकड़ने की मांग की है। और ये डॉग्स के आतंक की 2 तस्वीरें हैं, जहां एक बच्चे पर हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ स्कूटी सवार एक शख्स को डॉग्स ने नोच डाला। शिवाजी नगर इलाके में डॉग बाइट के मामले सीसीटीवी में कैद हो गए। तस्वीरों में देखिए, एक बच्चा कार के नीचे कुछ उठाने के लिए झुकता है, तभी नीचे से एक डॉग आता है और उसे काट लेता है। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक शख्स घर से बाहर आता है और डॉग को भगाता है। वहीं दूसरा मामला भी इसी जगह का है, जहां एक शख्स स्कूटी से अपने परिवार के साथ आता है, तभी एक डॉग युवक के पैर में काट लेता है, जिससे स्कूटी गिर जाती है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद इलाके के लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने डॉग को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों में डर खत्म हुआ। और ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर से भी सामने आया है, जो कि बेहद हैरान करने वाला है, जहां घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची पर डॉग्स ने हमला बोल दिया और हमले की ये पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और कुत्तों ने अचानक घर के बाहर खेल रही बच्ची पर हमला कर दिया। एक बच्ची तो भाग गई, लेकिन ये छोटी बच्ची फंस गई। एक साथ 5 कुत्तों ने बच्ची पर हमला किया, लेकिन इस काले कुत्ते को देखिए कैसे बच्ची पर झपट रहा है, खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बच्ची जोर जोर से रो रही है। खौफनाक सीसीटीवी फुटेज पुणे के वडगामशेरी इलाके का है, जहां घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। देखिए, 2 कुत्ते घसीटते हुए 3 साल की बच्ची को ले जाने लगे। इस दौरान मासूम बच्ची घबरा गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। गनीमत रही बच्चे की चीख पुकार सुनने के बाद मौके पर एक शख्स ने बच्ची को बचाया। कुत्तों के हमले में मासूम को जगह जगह चोट के निशान हैं। इस दौरान मासूम के साथ खेल रही दूसरी बच्ची ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत की बात रही, मौके पर मौजूद एक स्कूटी सवार ने बच्ची को बचाया। सवाल उठता है कि कब तक मासूम इन कुत्तों का शिकार बनते रहेंगे। तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर अब भी जारी है। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई। मूसी नदी के उफान से बस अड्डा जलमग्न है, सड़कें दरिया बन गई, घरों में पानी भर गया। तस्वीरें हैदराबाद की है, जहां निचले इलाकों में बारिश होने पर कई इलाकों में जलभराव हो गया। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। इलाके में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
वहीं बस स्टैंड में पानी भरने के बाद लोग पानी में ही चलने पर मजबूर हो गए। रस्सी के सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। चादर घाट के पास मूसा नगर में बाढ़ में 200 घर जलमग्न हो गए। लोग अपने घरों से बाहर सामान छोड़ने को मजबूर हैं। दरअसल तेलंगाना में 10,439 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चादर घाट के पास मूसी नदी के तट पर मौजूद कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक बार फिर से बारिश का दौर जारी है, जहां बीते 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई नदी और नाले उफान पर है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई जगहों पर बच्चे उफनते नालों के बीच अपने घर वापस जाते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल बच्चों का ये उत्साह दशहरे के लिए हुई छुट्टी का है, जिसकी वजह से इन्हें नाले का उफान भी नजर नहीं आ रहा है और वो जान जोखिम में डालकर अपने घर जा रहे हैं। दरअसल ये बच्चे अब्बू जमाड़ में कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हैं। आम दिनों में तो इन्हें स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इनका छात्रावास उसी परिसर में है। लेकिन दशहरे की छुट्टी पर जब ये अपने छात्रावास से रवाना हुई तो इस दौरान उनके रास्ते में बेलनार नाला उफान पर था। बच्चे वापस भी लौट नहीं सकते थे, क्योंकि उनका हॉस्टल दशहरे पर बंद हो चुका है। और देखिए, वाहन चलाते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए, न सिर्फ उसे चलाते समय बल्कि उसे रोकते समय भी, क्योंकि कई बार गलती से स्टार्ट रह गया वाहन एक बड़ा खतरा बन सकता है, जैसा कि अगले वायरल वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां दुकान के बाहर मौजूद ट्रैक्टर अपने आप चल पड़ा और दुकान के शीशे से जा टकराया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को दुकान के बाहर स्टार्ट रखकर ही दुकान में किसी काम से आ गया था। अपनी तरफ से तो उसने ट्रैक्टर को न्यूट्रल पर कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर में ये ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए दुकान के दरवाजे पर जा पहुंचा। ट्रैक्टर को चलता देख चालक दौड़कर दरवाजे के बाहर पहुंचा ताकि ट्रैक्टर को बंद कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रैक्टर को बंद करता, ट्रैक्टर ने एक बार फिर जोर लगा दिया और इस बार वो शीशा तोड़कर दुकान में जा घुसा। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है, लेकिन अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर समाधान दिवस में लोगों की समस्या सुलझाने पहुंचे डीएम साहब खुद ही समस्या से घिर गए। उनकी गाड़ी बंद हो गई और स्टार्ट होने का गाड़ी नाम ही नहीं ले रही थी। और काले रंग की इस चमचमाती कार को कभी आगे से धक्का दिया जा रहा है तो कभी पीछे से। बार बार धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कैसे 1, 2, 3, 4, 5 लोग यहां पर धक्का लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह पूरनपुर में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहुंचे थे। जब जाने लगे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मौके पर मौजूद लोगों के साथ पुलिसकर्मियों ने भी गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने की खूब कोशिश की। बाद में डीएम साहब एसपी की गाड़ी में सवार होकर अपने आवास के लिए रवाना हो गए। किसी ने गाड़ी को धक्का लगाने का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। झांसी के सिपरी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक शातिर महिला ने महज 77 घंटे में सेकंड्स में माफ कीजिएगा अंगूठी यहां पर अपनी हथेली में छिपा कर लेती नजर आई। और मौके से पुरुष और महिला अंगूठी लेकर बाइक से 9-2-11 हो गए। बाद में सीसीटीवी तस्वीरों से चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शातिरों ने दुकानदार को कैसे अपनी बातों के जाल में उलझाए रखा और महिला ने बड़ी ही सफाई से अंगूठी गायब कर दी। दुकानदार को दोनों पर जरा भी शक नहीं हुआ और दोनों को अंगूठियों के अलग अलग डिजाइन दिखाता रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी आसानी से बाइक से फरार हो गए और जब तक दुकानदार को चोरी को एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सिपरी बाजार में हुई इस चोरी से व्यापारियों में दहशत है और सभी सीसीटीवी और पुलिस से चौकसी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।